दोस्तों इरेडा का आईपीओ कल से खुलेगा, मतलब 21 नवंबर को खुलेगा और 23 नवंबर को बंद होगा। इरेडा का मतलब इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। ये गवर्नमेंट का कंपनी है। एज ऑफ नाउ गवर्नमेंट के पास इसका 100% शेयर होल्डिंग है। उसमें से 25% गवर्नमेंट अभी इंडियन पब्लिक को सेल करेगी। ये इन ब्रीफ ये आईपीओ का डिटेल्स है। इसमें से कुछ पार्ट ओएफएस के तरह आएगा, ऑफर फॉर सेल, और कुछ पार्ट आएगा आईपीओ मतलब फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो स्वागत है आप सभी का दोस्तों अपने चैनल पे अकाउंटिंग बाय आपटे A+A वेयर वी गेट टू लर्न। और मेरा नाम है चारुदत्त आपटे। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये दिवाली आपको अच्छी गई रहेगी। अभी दिवाली से याद आया, पिछले साल हमने दिवाली टू दिवाली एक सीरीज़ की थी जिसमें 100 रुपये के नीचे 50 रुपये के नीचे कुछ शेयर्स हमने उसका एनालिसिस किया था। मैं आशा करता हूँ वो वीडियोस देख के आप में से बहुत से लोगों ने वो शेयर्स खरीदे रहेंगे और उसमें अच्छा मोटा मुनाफा भी कमाया रहेगा। अगर आपने शेयर खरीदे हैं तो कमेंट में मुझे प्लीज़ बताइएगा कि हाँ हमने खरीदे थे और उसमें अच्छा मुनाफा हमको मिला। एनीवेज तो चलिए आज का जो अपना टॉपिक है आईपीओ का उसकी तरफ आते हैं। दोस्तों इरेडा एक तो गवर्नमेंट कंपनी है, नेचुरली गवर्नमेंट कंपनी है, तो मेरे वॉच लिस्ट में डेफिनेटली जैसे ही ये न्यूज़ आया आईपीओ का मेरे वॉच लिस्ट में आ गई। जैसा मैंने बोला 21 तारीख को आईपीओ खुलेगा और 23 तारीख को आईपीओ बंद होगा। 29 नवंबर को इसका अलॉटमेंट होगा और जो लिस्टिंग है उसका एनएसई और बीएसई पे वो 4 दिसंबर को होगा। दोस्तों ये शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया है और उसका जो प्राइस बैंड है वो 30 से 32 रुपये का है। अगर किसी को अप्लाई करना है नहीं करना है वो हम एंड में कंक्लूजन्स में ज़रूर देखेंगे। तो लेकिन अगर किसी को अप्लाई करना है तो अपर बैंड पे ही करना पड़ेगा 32 रुपीज़ का, और 460 शेयर्स का इसका एक लॉट है। आपको मालूम है हमको लॉट में इसको अप्लाई करना पड़ता है, तो 460 शेयर का एक लॉट। ऐसे ऊपर के लेवल में हम कितने भी लॉट जो रिटेल सेगमेंट में अलाउेबल है उतने अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए पहले इरेडा का बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। कंपनी क्या करता है, कंपनी का फोकस क्या है और कंपनी के KPIs पिछले 3-4 साल में क्या रहे हैं, ये सब चीज़ें अभी दोस्तों एक 5-10 मिनट में देखते हैं, फिर कंक्लूजन्स की तरफ हम बढ़ेंगे। दोस्तों ये जो इरेडा कंपनी है ये मार्च 1987 में फॉर्म हुई, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। ये पब्लिक लिस्टेड कंपनी है। ये मिनी रत्न कंपनी है अंडर कैटेगरी 1। अभी ये मिनी रत्न, नवरत्न, महारत्न क्या है और उसका कैटेगरीज क्या क्या है इसका अपना एक अलग से वीडियो है, वो वीडियो आप ज़रूर देखना, क्योंकि फिर उससे मिनी रत्न में कंपनी को क्या फ़ायदा है, महारत्न में कंपनी को क्या फ़ायदा है और नवरत्न में कंपनी को क्या फ़ायदा है, इसकी जानकारी और इसकी मालूमात आपको होगी। ये जानना बहुत ज़रूरी है, तो वो वीडियो ज़रूर देखना। मैं ऊपर आई बटन में इसका लिंक दे रहा हूँ। दोस्तों ये जो कंपनी है एडमिनिस्ट्रेटिवली ये कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जिसका शॉर्ट फॉर्म MNRE है, इसके अंडर ये आता है। और 2 साल पहले मतलब फिनंशियल ईयर 21-22 में इरेडा ने हाईएस्ट एवर लोन सैंक्शंस अचीव किया था एट अराउंड 24,000 करोड़, मतलब 24,000 करोड़ का लोन उन्होंने सैंक्शन किया था 21-22 में। उसके बाद क्या हुआ, कितना सैंक्शन किया, कितना डिस्बर्स किया, वो सब चीज़ें अभी 2 मिनट में हम लोग देखेंगे, क्योंकि सैंक्शन इज़ वन पार्ट, उसमें से डिस्बर्स कितना हुआ दैट इज़ अनदर पार्ट, एंड दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज जो लोन डिस्बर्स होता है उसके ऊपर कंपनी को इंटरेस्ट मिलता है, एंड दैट इज़ कंपनीज लाइक इरेडा जो NBFCs है उनका जो इनकम है, उनका जो सेल्स होता है दैट इज़ नथिंग बट इंटरेस्ट अर्न, और ये इंटरेस्ट अर्न जो है वो जो लोन डिस्बर्स होता है उसी के ऊपर मिलता है। सो सैंक्शन इज़ वन पार्ट, डिस्बर्समेंट इज़ अनदर पार्ट। नो डाउट सैंक्शन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि सैंक्शन नहीं होगा तो डिस्बर्स कहाँ से होगा, तो सैंक्शन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, डिस्बर्स इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इनका अगर हम लोग एसेट का पोजीशन देखेंगे तो एज ऑफ नाउ 30 सितंबर 2023 में कंपनी का जो एसेट बुक है, एसेट मतलब ये कंपनी के लिए लोन बुक जो कंपनी का है वो क्लोज टू 51,000 करोड़ का है, जो मार्च 21 में दोस्तों 30,000 करोड़ का था। मतलब 2 साल के अंदर, 2.5 साल के अंदर ऑलमोस्ट क्लोज टू 80% इंक्रीज उनके लोन बुक में हुआ है। सितंबर 23 का दोस्तों जो रेवेन्यू है दैट इज़ क्लोज टू 2,300 करोड़। ये सिर्फ 6 महीने का रेवेन्यू है। अगर पिछले पूरे साल का
हम अगर उनका रेवेन्यू देखेंगे ईयर एंडिंग 31 मार्च 23 का, तो 3,483 करोड़ का रेवेन्यू है। और अगर दोस्तों जो सितंबर का उनका रेवेन्यू है 2,300 करोड़ का, उसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,600 करोड़ का उनका रेवेन्यू होता है, विच इज़ सब्सटेंशियली हायर दैन प्रीवियस 3 ईयर्स। उसके वजह से दोस्तों प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑल्सो मार्च 23 में ऑलमोस्ट क्लोज टू 860 करोड़ का प्रॉफिट था, लेकिन यही 6 महीने में अभी करंट ईयर के ऑलमोस्ट 600 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। अगर ये प्रो रेटा बेसिस पे हम लोग अगर इसको एक्स्ट्रापुलेट करेंगे तो 1100-1200 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उनका दोस्तों ये साल के लिए, मतलब पब्लिक इशू आने के बाद का जो उनका जो साल ख़त्म होगा मार्च 24, उसमें उनका प्रॉफिट होगा। नेटवर्थ ऑल्सो वी कैन सी इट इज़ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। अगर प्राइस टू अर्निंग दोस्तों देखेंगे तो 8.47 का पीई है, मार्केट कैप एज ऑफ नो 8,600 करोड़ का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 15.44% है, डेट टू इक्विटी 6.77% है, ईपीएस इज़ क्लोज टू 4 एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ इज़ 15.44%। दोस्तों ये प्राइस टू अर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी। इसका अगर हम लोग इरिडा का अगर कंपैरिजन करना है तो इक्विवेलेंट वुड बी IRFC, लेकिन दोस्तों IRFC इरिडा से 4 to 5 टाइम्स बड़ा है, बिगर है, ये चीज़ भी ध्यान में रखनी चाहिए। लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन, आई नो दिस इज़ नॉट एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन, बट IRFC का जो प्राइस टू अर्निंग है वो 16.27 है, वेयर एज इरिडा का प्राइस टू अर्निंग इज़ 8.47। तो एज ऑफ नाउ इरिडा का शेयर जो है वो थोड़ा सा सस्ता अवेलेबल है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन डिस्क्लेमर, दिस इज़ नॉट अ एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन। अभी दोस्तों जो IPO का पैसा आएगा वो कंपनी यूज़ कहाँ पे करने वाली है, तो कंपनी का कैपिटल बेस बढ़ेगा, और अगर कैपिटल बेस बढ़ेगा तो उनका जो लोन्स का जो फर्दर जो उनका डिसबर्समेंट है उसमें भी दोस्तों ग्रोथ आएगा, उसमें भी इंक्रीज होगा, और कंपनी का जो बोरोइंग कैपेसिटी है उसके लिए उनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशो भी इम्प्रूव होगा, तो नेचुरली दे वुड बी एबल टू बोरो मोर एंड ऑल्सो लेंड मोर। तो ये उनका IPO का पर्पज़ है। अभी दोस्तों देखते हैं इरिडा का बिजनेस मॉडल क्या है। इरिडा दोस्तों फोकस करता है ओनली रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। अभी PFC और REC जो है उनका फोकस दोस्तों बाकी के सेक्टर्स के ऊपर भी है, लेकिन दोस्तों रिन्यूएबल्स के लिए इरिडा इज़ द ओनली प्लेयर जिसका 100% फोकस इज़ ऑन रिन्यूएबल्स। उनके नाम में ही रिन्यूएबल्स है, और आगे जाके हमको मालूम है नॉट ओनली इंडिया बट ग्लोबली ऑल्सो रिन्यूएबल्स के ऊपर इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट्स, रिन्यूएबल्स के ऊपर पूरे दुनिया का फोकस है, जिसमें इंडिया इज़ ऑल्सो अचीविंग इट्स ऑल द गिवन टारगेट्स। एज ऑफ नाउ रिन्यूएबल्स में इंडिया इज़ एट नंबर 3 पोजीशंस। तो आगे जाके भी दोस्तों ये जो रिन्यूएबल्स का मार्केट है वो सब्सटेंशियल बढ़ने वाला है। तो जैसे मार्केट बढ़ेगा उसमें इरिडा का जो मार्केट शेयर है वो क्लोज टू 23 to 25% के आसपास है। तो इरिडा के लिए भी देयर इज सब्सटेंशियल पोटेंशियल गोइंग फॉरवर्ड इन द रिन्यूएबल्स एनर्जी मार्केट। एज ऑफ नो दोस्तों इरिडा मिनी रत्न है, लेकिन वेरी सून गवर्नमेंट का एक मीटिंग होने वाला है जिसमें कौन से कंपनीज़ को मिनी रत्न से महारत्न बनाना है, उसका वो मीटिंग है। उसमें इरिडा ऑल्सो इज़ वन ऑफ द कैंडिडेट के, उनके लिए ये मीटिंग हो रहा है टू कन्वर्ट और टू चेंज द स्टेटस टू महारत्न फ्रॉम मिनी रत्न। जैसे दोस्तों ये स्टेटस चेंज होता है, ये IPO का जो लिस्टिंग होगा उसके बाद होने वाला है। जैसे ये होगा इमीडिएटली देयर अगेन वुड बी अ रनअप। लिस्टिंग के टाइम तो मेरे हिसाब से रनअप होगा ही होगा, वो उसकी तरफ हम लोग अभी 2-3 मिनट में आएंगे। लेकिन जब ये स्टेटस चेंज होगा मिनी रत्न टू महारत्न, तभी भी दोस्तों कंपनी का जो स्टॉक प्राइस, तभी तो कंपनी लिस्टेड रहेगा, तो तभी भी अच्छा रन ये कंपनी के स्टॉक प्राइस में आएगा, ऐसा मुझे लगता है। दोस्तों कंपनीज जिनके पास ट्रांसपेरेंसी और जिनके पास क्लैरिटी और जिनके पास ऑथेंटिसिटी ज़्यादा रहता है, ऐसे कंपनीज मुझे बहुत पसंद है। तो आज मैंने जो इंटरव्यू देखा जी बिजनेस पे के ऊपर, आप भी वो इंटरव्यू देख सकते हैं। अनिल सिंघवी जी और जो इरिडा के जो CMD है उनका इंटरव्यू था। उसमें CMD ने ये बात बताई कि एवरी क्वार्टर दे आर कंडक्टिंग कंप्लीट फुल ऑडिट इवन फॉर डिक्लेयरिंग द क्वार्टरली रिजल्ट। नॉर्मली क्वार्टर में क्या होता है, लिमिटेड रिव्यू होता है, लेकिन इरिडा इज डूइंग अ कंप्लीट एंड थोरो ऑडिट एंड देन दे आर डिक्लेयरिंग देयर क्वार्टरली नंबर्स आई शुड से। उनका जो AGM है दोस्तों वो साल खत्म होने के बाद दे डू देयर AGM विद इन 90 days। और इरिडा इज़ द ओनली 3rd कंपनी in our country who is doing this. Only Infosys and TCS they are ahead of IRIDA
उनका कुछ 86 और 87 डेज़ में एजीएम होता है, लेकिन इरिडा का साल ख़त्म होने के बाद 90 डेज़ के अंदर, मतलब उनका इतना ट्रांसपेरेंसी है, इंटरनल कंट्रोल्स इतना अच्छे है कि दे आर ऑल्सो इन अ पोजिशन टू कंडक्ट एजीएम विद इन 90 डेज़। सो नेचुरली गवर्नेंस अच्छा है, तो जिनका गवर्नेंस अच्छा है दोस्तों, ऐसे कंपनी को स्टॉक मार्केट में सब्सटेंशियल जो प्रीमियम मिलता है वो जो अच्छे कंपनीज हैं, भले उनका प्रॉफिट थोड़ा कम हो, भले उनके KPIs थोड़े से कम हो, क्योंकि गुड गवर्नेंस ऑलवेज गेन्स हेफ्टी प्रीमियम इन द स्टॉक मार्केट। दोस्तों जो हमने KPIs की बात की ऑलरेडी, सम ऑफ द पॉइंट्स वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। लोन ग्रोथ उनका सब्सटेंशियल है, एसेट क्वालिटी इज़ कंटिन्यूसली इम्प्रूविंग, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा है, आगे जाके सब्सटेंशियल बढ़ने के चांसेस है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ किसी भी NBFC के लिए NPAs होता है। दोस्तों ये NPA में IRFC एंड इरिडा में देर इज़ वन डिफरेंस, एंड ये डिफरेंस कुड बी अ स्लाइट निगेटिव फॉर इरिडा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं सब पॉजिटिव भी बात कर रहा हूँ इरिडा के बारे में, ये छोटा सा एक निगेटिव भी है, क्योंकि इरिडा का जो फाइनेंसेस है, मतलब जो लोन दिया है, उसमें क्लोज टू 70% इज़ इन द प्राइवेट सेक्टर, और प्राइवेट सेक्टर में NPA होने के चांसेस ज़्यादा है। IRFC में NPA होगा ही नहीं, क्योंकि उनका एंटायर फाइनेंस इज़ टू इंडियन रेलवेज, बीइंग अ गवर्नमेंट कंपनी, बीइंग ऑल फाइनेंसेस टू गवर्नमेंट कंपनीज, मतलब इंडियन रेलवेज, उनका NPA कभी भी नहीं होगा। लेकिन इरिडा का दोस्तों हो सकता है कि इन फ्यूचर ऑल्सो ये जो NPA है, जो 18-19 में 6.12 था ग्रॉस NPA, वो अभी नीचे आके 3.21% हुआ है, और नेट NPAs फ्रॉम 3.74 से अभी 1.66 हुआ है। मतलब 18-19 में जो नेट NPA था, अभी का जो ग्रॉस NPA है वो भी उससे नीचे है, एंड दैट इज़ ओनली बिकॉज गुड गवर्नेंस, दैट इज़ ओनली बिकॉज कंप्लीट ऑडिट इन एवरी 3 मंथ्स, 90 डेज़ में पूरा ऑडिट होता है, एंड ऑल्सो उनका जो ट्रांसपेरेंसी है अकाउंटिंग में, उसके वजह से दे आर एबल टू ब्रिंग डाउन देयर NPAs सब्सटेंशियली। लेकिन दोस्तों आगे जाके भी समझो यही सिचुएशन मेंटेन रहा तो नेचुरली NPAs आगे जाके भी कम होंगे, बढ़ेंगे नहीं। लेकिन ये बात ध्यान में रखने जैसी है कि उनका 70% फोकस इज टुवर्ड्स प्राइवेट कस्टमर्स। तो दोस्तों अभी आते हैं कंक्लूजन्स की तरफ। जैसे कि मैंने पहले बोला 460 शेयर का लॉट है, 32 रुपये अपर लिमिट है, 32 रुपये से अप्लाई करना है, तो मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट इज़ 17,720। दोस्तों जिनका टाइम होराइजन 2 से 3 साल है, ये इसको सब्सटेंशियल लॉट्स में अप्लाई कर सकते हैं IPO में, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन अपना आगे बढ़ने से पहले हमेशा का डिस्क्लेमर, पैसा आपका है, मेरा ये वीडियो इज़ ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पज़। कितना अप्लाई करना है नहीं करना है, कब एग्ज़िट करना है, दोस्तों पैसा आपका है, तो ये डिसीजन भी आपको लेना है। तो जो इन्वेस्टर है जिसका होराइजन 2 से 3 साल का है, डेफिनेटली दोस्तों इसमें अप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा हायर साइड पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो ट्रेडर्स है डेफिनेटली अप्लाई करें, लिस्टिंग होगा मेरे हिसाब से 15 to 20% मिनिमम इसमें प्रीमियम मिलने के चांसेस है। तो जो ट्रेडर्स हैं जिनका शॉर्ट टर्म होराइजन है, लिस्टिंग के ऊपर इसको बेच के निकल सकते हैं। दोस्तों जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए समझो ये शेयर्स जब भी लिस्ट होंगे स्टॉक एक्सचेंजेस पे, तभी अपने जो अभी स्टेट के जो इलेक्शंस हुए उनके भी रिजल्ट्स आना, उनका भी एग्जिट पोल आना, सब ये टाइम रहेगा, तो हो सकता है कि मार्केट कुड बी लिटिल वोलाटाइल। अगर मार्केट तभी वीक रहा, हो सकता है ये शेयर एट पार और थोड़ा सा ही हल्के प्रीमियम पे लिस्ट हो। आगे जाके ये भी हो सकता है कि लिस्टिंग प्राइस के नीचे ये दोस्तों शेयर चला जाए। IRFC में भी ऐसा ही हुआ था। IRFC का 25-26 रुपये में इशू आया था, बहुत दिन तक 20 रुपये से लेके 35 रुपये तक शेयर का भाव ऊपर नीचे 2-3 साल के लिए होता रहा, अभी 75 रुपया है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये इरिडा का जो शेयर है वो भी यही ट्रेंड फॉलो करेगा। लिस्टिंग के ऊपर थोड़ा प्रीमियम डेफिनेटली मिलेगा, ट्रेडर्स लोग एग्जिट कर सकते हैं, जो इन्वेस्टर है बने रहे, अच्छी क्वांटिटी में ले। अगर समझो आगे जाके मार्केट सेंटिमेंट थोड़ा वीक होता है और ये शेयर इशू प्राइस के नीचे आता है समझो, तो दोस्तों मेरे हिसाब से इसको 3 लॉट में बाय कर सकते हैं। जिनको अलॉटमेंट हुआ है उनको तो फ्रेश बाय करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है, समझो ओवर सब्सक्राइब होता है, डेफिनेटली ओवर सब्सक्राइब होगा, तो मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को अलॉटमेंट नहीं होगा। तो अगर समझो अलॉटमेंट नहीं होता है तो इसको 3 पार्ट में बाय कर सकते हैं। पहला पार्ट रहेगा दोस्तों जब भी लिस्ट होगा, अगर 20-25% ऊपर लिस्ट हुआ, नया बाय करने का ज़रूरत नहीं है, रुके थोड़ा सा नीचे आने दे, डेफिनेटली थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगा। 35-36 लेवल तक अगर लिस्ट हुआ, 1 लॉट बाय कीजिएगा। समझो किसी को 1000 शेयर बाय करने हैं
300 शेयर बाय कीजिएगा ओपनिंग के ऊपर। अगर समझो 34 या 35 के लेवल पे लिस्ट हुआ, 30 के लेवल पे अगर आता है बैलेंस 300 ले लो। और अगर समझो मार्केट सेंटीमेंट थोड़ा सा वीक रहता है, आगे जाके ये शेयर नीचे आता है 27-28 के लेवल पे, तो बाकी के 400 शेयर खरीद सकते हैं। ये दोस्तों जस्ट एज ए एग्जांपल मैंने बोला, आपको कितना आपका जो रिस्क कैपिटल है इसके हिसाब से आप इसको खरीद सकते हैं। लेकिन दोस्तों डेफिनेटली आईपीओ में अप्लाई करना ही चाहिए। एक तो गवर्नमेंट कंपनी है और उनका जो मार्केट है वो फास्ट ग्रोइंग मार्केट है, पोटेंशियल बहुत अच्छा है, तो आगे जाके दोस्तों कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। एंड दिस कुड बी अनदर IRFC इन मेकिंग इन द लॉन्ग टर्म, ये मेरा मानना है। तो दोस्तों ये था अपना आज का वीडियो ऑन IPO एनालिसिस ऑफ इरिडा। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रहेगा। आपने वीडियो देखा, अपना कीमती समय देके, सो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।